हेलो गाइस, इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ के रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ अबाउट द डाइपोल मोमेंट एंड उसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब धीरे धीरे बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड बनते समय मॉलिक्यूल फॉर्म होगा बॉन्ड बनने के बाद, बराबर है। उसके लिए कौन सी थियरीज होंगी, कौन से टाइप्स के बॉन्ड्स होंगे, ये हम लोगों को पढ़ते हुए जाना है। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड की प्रॉपर्टीज कह लीजिए, राइट। तो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होता है कि बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या होता है। तो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली होती क्या है, बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड की लेंथ, हाँ, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द nuclei of two bonded atoms in a molecule is called as bond length। बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ को मेज़र करने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, राइट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है एक, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इवन अगर हम लोग देखें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी हम लोग इसका पता कर सकते हैं। ये टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ करते फॉर द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ। बट एक्चुअली बॉन्ड लेंथ है क्या सर, आपने तो डेफिनेशन लिखा के दे दी, ठीक है। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कैसे, सपोज करिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम है ए और एक एटम है बी। तो ए का न्यूक्लियस और ये क्या हो गया, बी का न्यूक्लियस। अब इन दोनों के न्यूक्लियस से लेकर जो डिस्टेंस होगा, जरा आप लोग सोचिए, यह जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। क्या कहेंगे, इससे हम लोग बॉन्ड लेंथ कहेंगे। मीन्स सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखें तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए, एंड ये क्या हो जाएगा फिर, रेडियस ऑफ बी। तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट अगर मैंने करा दिया बाय आर से, तो ये क्या हो गया, आर ए प्लस आर बी। अब देखिए डिस्टेंस का सम हुआ कि नहीं, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है ये, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई मॉलिक्यूल बना होगा, हम लोगों ने रिप्रेजेंट करते समय तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसे मॉलिक्यूल में एटम्स एक दूसरे के साथ चिपक के रहे होंगे, नहीं। जैसे ये दो एटम्स है तो ये जब मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो ये ऐसे चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे को रिपल्शन कर देंगे। इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, क्लोज आ गए तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब मॉलिक्यूल बना होगा तो दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बना होगा तो ये दो एटम्स आपस में क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्लोज आ सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लोज आ गए तो एकदम से रिपल्शन होगा। तो जब तक रिपल्शन स्टार्ट नहीं होता तब तक वो क्लोज आ रहे हैं, और वही इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, बराबर है। उसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहने वाले हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे HCl ये बॉन्ड हो जाएगा, बराबर है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। जैसे CH3 ये मीथेन मॉलिक्यूल है, इस बॉन्ड को अगर हम लोग देखें तो ये होता है 154 पिकोमीटर का होता है। ये क्या होता है, 154 पिकोमीटर का। नाउ अब एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, देखिए अगर दो एटम का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, डिस्टेंस क्लोज होगा। साइज बड़ा है तो ऐसे केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एंड अगेन बॉन्ड लेंथ की अगर आप बात करते हैं तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड मतलब क्या, मतलब ये कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये सॉरी ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एंड ये ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोग सोचिए ट्रिपल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ कैसी रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हाँ होता है। अगर हम लोग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ आपको मिलता है ये नियर अबाउट 120 और 125 के आसपास होता है, कम हो गया। तो बॉन्ड लेंथ
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए बॉन्ड। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस क्या है? तो कोवेलेंट रेडियस होता है द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। यहाँ पर वर्ड क्या है? सिमिलर एटम्स जॉइंड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल सेम था क्या? नहीं, अलग अलग था। अगर हम लोग कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं, सपोज करिए कि ये दो एटम्स हैं, ये है एटम ए और ये है एटम ए, तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स जॉइंड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इससे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ, मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कोवेलेंट रेडियस। इसे हम लोग क्या कह देंगे? कोवेलेंट रेडियस कह देंगे। देखिए क्या कहता है? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स जॉइंड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो ये है, इसका आधा डिस्टेंस ये हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ दिस एटम एंड दिस इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ दिस एटम, जो कि सेम होगा। क्यों? क्योंकि विद इन अ सेम मॉलिक्यूल आप लोगों ने लिखा है एंड दो सिमिलर एटम्स ज्वाइन रहने चाहिए। ये दोनों टर्म्स क्लियर है। अब तीसरे टर्म के बारे में हम लोग चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वंडरवॉल रेडियस। नाउ वंडरवॉल रेडियस आप लोगों को किसके बारे में बताता है? तो ओवरऑल साइज ऑफ द एटम, ओवरऑल साइज ऑफ द एटम के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब ये क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है। तो सर ये क्या है? तो जैसा हम लोगों ने समझा कि दो एटम्स चिपक नहीं सकते बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ तक आ सकते हैं, बस हो गया। वंडरवॉल रेडियस का कहना क्या है? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड स्टेट। देखिए क्या कहता है? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल। क्लोरीन का एटम इस मॉलिक्यूल के अंदर, क्लोरीन का एटम इस मॉलिक्यूल के अंदर, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ। जैसे ये क्लोरीन के केस में देखो, अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, बराबर है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 198 पिकोमीटर। इसका हाफ करें तो आप लोगों को इसका रेडियस मिलेगा, दैट इज रेडियस ऑफ क्लोरीन। ये कितना हो जाएगा? 99, ठीक है, 99 पिकोमीटर हो गया। अगर आप लोगों ने इस मॉलिक्यूल का ये क्लोरीन एंड इस मॉलिक्यूल का ये क्लोरीन एटम लिया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है टोटल ये है 360 पिकोमीटर का, एंड इसका हाफ अगर करते हैं तो ये आप लोगों को मिलता है 180 पिकोमीटर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? वंडरवॉल रेडियस कहेंगे। इसे हम लोग कहेंगे वंडरवॉल रेडियस कहते हैं। वंडरवॉल रेडियस ये सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर आप लोगों को मिल जाती है। इनफैक्ट ये बड़ी होती है एंड वीक होता है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा, जो कि वीक होता है। अब नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ चलते हैं, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या होती है? देखिए डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break a particular covalent bond in 1 mole of a gaseous molecule to produce gaseous atoms or radicals. It is called as bond enthalpy. मतलब क्या? 1 mole gaseous molecule अगर है एंड उसमें से हम लोग कोई बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात करें तो इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए क्यों पॉजिटिव आएगी? क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके ऊपर तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, इसलिए हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस के बीच का बॉन्ड तोड़ते हो इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो यू विल गेट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेंगे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड इसके लिए अगर हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, दैट इज डेल्टा H0, कई सारे बुक में अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो ये आप लोगों को मिलेगा 436.4 किलोजूल। ये वैल्यू अलग अलग बुक में थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसी के पास आप लोगों को मिलेगी। इसका मतलब क्या कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस के अंदर से पूरे कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है
तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 436.4 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप लोग क्लोरीन गैस को तोड़ते हो, क्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल, तो ये जब टूटेगा तो यू विल गेट व्हाट, 2 क्लोरीन एटम्स इन गैसियस स्टेट मिलेगा। एंड इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी लगती है, ये लगती है 242.7 किलो जूल पर मोल। एंड अब ये जो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, डायएटॉमिक, बराबर ना। इन केस ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स bond energy is equal to the enthalpy of atomization, enthalpy of atomization। देखिए क्यों ऐसा लिखा होगा मैंने, क्योंकि जब आप लोगों ने इसे तोड़ा तो एटम सेपरेट हो गए। तो एटमाइजेशन की एंथैल्पी मतलब क्या, तो मॉलिक्यूल को जब कंप्लीट डिसोसिएट कर देंगे तो उसमें से एटम्स बनेंगे, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसे कहते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट हम लोग डायरेक्टली न लेते हुए एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम एंड 1 ऑक्सीजन का गैसियस एटम। ये आप लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, बराबर है, ये प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों को मिलेगा। ना इस केस में अगर बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं तो अलग तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस के लिए जो एनर्जी लगती है ये होती है 927 किलो जूल की। सोचिए जरा, पानी के केस में 2 बॉन्ड होंगे, क्योंकि पानी ऐसा होता है और ये 2 बॉन्ड कौन से हैं, OH एंड OH, मतलब आइडेंटिकल बॉन्ड है। सर आइडेंटिकल बॉन्ड अगर है तो इसका मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, इसकी आधी। बट ऐसा भी नहीं होता, पानी को हम लोग 2 स्टेप में तोड़ेंगे, जिसमें पहली जो स्टेप होती है, ये देखिए H2O गैस, अगर मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया तो ये ऐसा बनेगा, यू विल गेट हाइड्रोजन गैस प्लस OH रेडिकल मिलेगा। एंड इसके लिए डेल्टा H जो होता है, ये होता है 499 किलो जूल का होता है। सेकेंड वाली स्टेप में जब हम लोग OH इसके अंदर का बॉन्ड तोड़ेंगे तो यू विल गेट ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। इसके लिए जो डेल्टा H होता है, इसे अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 428 किलो जूल। देखिए दोनों बॉन्ड सेम है, दोनों बॉन्ड सेम है, बावजूद इसके दोनों स्टेप में एनर्जी कैसे लगी, अलग अलग लगी। अब अगर हम लोग ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो गई, तो सर ओवरऑल प्रोसेस में ये देखिए, ये सिमिलर टर्म कैंसिल हो गई, H2O गैस, ठीक है, यू विल गेट हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम एंड 1 ऑक्सीजन गैसियस एटम एंड डेल्टा H, इन दोनों का सम करके देखें तो 927 किलो जूल पर मोल आएगा। यहाँ पर दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल टाइप के हैं, बावजूद इसके दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग आई। तो ऐसे केस में हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। नाउ एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आप लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल एंथैल्पी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 927 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर अगर आप लोग देखते हैं तो यू विल गेट 463.5 किलो जूल। अब OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, बराबर ना, OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी लगी ये कितनी आई, 463.5 किलो जूल। अब ये याद रखना कि OH बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर का क्यों ना हो, चाहे पानी के अंदर का हो या फिर अल्कोहल के अंदर का हो, अल्कोहल में भी होता है क्योंकि अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH होता है, देखिए ये बॉन्ड है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर का क्यों ना हो, ये देखिए OH बॉन्ड है। तो ये अज्यूम करेंगे अब कि OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा इतनी रहेगी, चाहे वो बॉन्ड पानी के अंदर से आया हो या फिर अल्कोहल के अंदर का तोड़ा हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर का तोड़ा हो। तो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो हम लोग क्या यूज करते हैं, एट एन एवरेज। अब बॉन्ड एनर्जी के लिए एक ट्रिक याद रखिए, बॉन्ड एनर्जी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। क्यों ऐसा? क्योंकि जरा देखिए, जब मल्टीपल बॉन्ड होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टर होता है एंड स्ट्रॉन्गर होता है। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड अगर है तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। इसीलिए बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि एटम का साइज अगर छोटा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी मतलब बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा एंड शॉर्टर बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसीलिए बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम्स होता है। अब देखिए, एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से हमें कुछ फैक्टर्स स्टडी करके रखने हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। इसमें सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने नोट करके रखा है साइज ऑफ एटम। अब देखिए, साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ऐसा मैंने आप लोगों के सामने कंडीशन रखा है, बराबर है। साइज ऑफ एटम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। हाँ, पता है हमें, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ये एटम के साइज के साथ डिपेंड करता है। साइज ऑफ द एटम बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा आएगी, बराबर है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ये कब पॉसिबल होता है? जब साइज ऑफ एटम छोटा होगा। साइज ऑफ एटम छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा लगेगी। इसलिए साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल में मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड रखा। अगर इनके बॉन्ड लेंथ को हम लोग देखते हैं तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड ये है 91.8 पिकोमीटर, इन केस ऑफ HCl ये 127.4 पिकोमीटर आया, इन केस ऑफ HBr इट इज़ 140.8 पिकोमीटर एंड इन केस ऑफ HI ये आता है 160.8 पिकोमीटर। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन तो कॉमन है, हाँ, लेकिन पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से लेके आयोडीन साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पर दो छोटे एटम के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर ये छोटा और ये क्या हो गया? बहुत बड़ा। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों को एंथैल्पी के बारे में पूछा होता तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती, बराबर है, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती? कम, क्योंकि लंबा बॉन्ड है और लंबे बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। अब दूसरा फैक्टर मैंने दिया है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये तो हमें पता है, बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बट मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कैसे होता है? मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, हाँ। एंड बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे छोटी होती जाएगी वैसे वैसे उसे तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ते हुए जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर का, डबल बॉन्ड का है 134 पिकोमीटर एंड ट्रिपल बॉन्ड का है 120 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज होती है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। चेक करिए, इसकी एनर्जी भी है तो 340 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी लगती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए 609 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगती है, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है 832 किलो जूल पर मोल। अब ये देखिए, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती गई वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती गई? बढ़ती गई, बराबर है। अब सर आपने ये जो वैल्यूज दिए क्या ये याद रखना है? नहीं, ये वाली वैल्यूज याद रखनी है बस, क्योंकि ये कई बार आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेरों टाइम आपके सामने ये आता जाएगा। अब यहाँ से अगर एंट्रेंस एग्जाम में कहता है कि ये 3 बॉन्ड्स है, जैसे मान लीजिए ये तीनों है और ये इनकी एनर्जी है, अरेंज करिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। वैल्यू कुछ भी हो, बड़ी बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होगी, बराबर है। बस ये ढूंढते हुए आना चाहिए एंड सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होगी।
राइट। तो ये दो फैक्टर्स हैं। आगे के फैक्टर्स के ऊपर चलते हैं। तीसरा जो फैक्टर होता है, ये फैक्टर हम लोग देते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का एंड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब क्या? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी, एंड बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है? देखो हम लोग कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ते हैं? sp3 sp2 sp। इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25% है, 1/4। टोटल कितना है? ये 4। इसमें s कितना है? 1, 1/4। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/2 है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? कम कम होती जाएगी। एंड बॉन्ड लेंथ अगर कम कम होती जाएगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये कैसे होगा? चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर हम लोग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स को देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड कार्बन और कार्बन के बीच में एक अगर डबल बॉन्ड है तो एज कंपेयर टू कार्बन एंड कार्बन जो कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये जुड़ा होगा किसके साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए, ये वाला कार्बन से हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड के साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखिए अब ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका sp3 है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम कम है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2, एस कैरेक्टर ज़्यादा है, थोड़ा सा बॉन्ड छोटा हो गया। यहाँ पर sp3 एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है? sp, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। देन उसके बाद अगर हम देखें तो ये दो sp2 है, देखिए sp2 sp2। यहाँ पर अगर देखें तो ये sp2 है और ये क्या रहेगा? sp, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और sp। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की है। तो ये तो हमने यहाँ पर भी साबित करके दिखाया था सर। हाँ, अब वहाँ पर हम लोगों ने किसके द्वारा साबित करके दिखा दिया? तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एंड चौथा फैक्टर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के कारण क्या फर्क पड़ता है? तो रेजोनेंस makes all the bonds equal, all the bonds equal। रेजोनेंस के कारण सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसके कारण बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, लॉजिकली समझना है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पैरामीटर काफ़ी छोटा है, दैट इज बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल ये क्यों क्रिएट होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर, एंड देयरफॉर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पे आ जाते हैं, जिसके कारण हमें बॉन्ड एंगल मिलता है। जैसे बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ वाटर, तो वाटर को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वाटर का जो मॉलिक्यूल मिलता है वो ऐसा मिलता है। लिखते टाइम बहुत बार हम लोगों ने इसे ऐसे लिखा है, बट ये तो हमें समझने के लिए है, आसानी से कोई भी चीज़ हम लोग समझ सके इसलिए उसे सीधा करके लिखते हैं। एक्चुअली पानी ऐसा होता है। एंड इस केस में ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 104.5 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कैसे मेजर करते हैं? तो बॉन्ड एंगल मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिग्री।
फिर डिग्री के बाद अगर कुछ है तो उसे हम लोग कहते हैं मिनट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंगल डैश, एंड उसके बाद भी अगर कुछ है तो सेकेंड कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बाय डबल डैश। अगर हम लोग मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का जो मॉलिक्यूल है ये कुछ ऐसा होता है, देखिए ये, एंड इन केस ऑफ मीथेन ये जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। सेकेंड्स वाले वैल्यू काफ़ी कम आती है, बहुत कम रेयर मिलती है। तो दिस इज अबाउट द बॉन्ड एंगल, एंड देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दैट इज अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। नाउ अकॉर्डिंग टू द लेविस बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर का जो मीनिंग होता है ये होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स form between two atoms in a molecule। देखिए क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब देखिए तो हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा होता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा? फिर 1। आप लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के केस में कितना मिलेगा? 2। तो फिर नाइट्रोजन के केस में आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है? 3 दिखेगा, बराबर है, 3 दिखेगा। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये कितना है? 3 है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या? पढ़ के रखा है कभी? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, फिर चाहे मॉलिक्यूल्स रहे या फिर आयंस रहे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। इनमें बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है? सेम होता है। कैसे? जैसे नाइट्रोजन को देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 14, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। NO पॉजिटिव में देख लीजिए, इसमें भी आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इन सब में बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 का होता है, बराबर है। इसके अलावा अगर आप फ्लोरीन को देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्लोरीन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1। अगर किसी ने पूछा ऑक्सीजन 2 निगेटिव यहाँ पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है भैया, देख लीजिए। एक ऑक्सीजन के 8, 2 ऑक्सीजन के 8 और 2 निगेटिव का चार्ज, तो 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नाउ बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मतलब क्या? जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी, इसके द्वारा हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता कर सकते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है तो इसका मतलब ये कि वो मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन समझ के रखते हैं, रेजोनेंस। बहुत बड़ी डेफिनेशन देखिए सर आपने। हाँ, रेजोनेंस का एक्चुअल मीनिंग बहुत सिंपल होता है। रेजोनेंस मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एकच कंपाउंड के लिए हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। क्या है? एक ही कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, और वो जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स है वो दिखने में इक्वल दिखते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अकेला उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखिए क्या लिखा है हम लोगों ने, द फिनोमिना इन विच कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ स्टेट which is a combination of 2 or more electronic structures, each of which seems equally capable of describing most of the properties of the compound, but none of them describing all the properties, is called as resonance। कहा था मैंने कि एक कंपाउंड के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम लोग दिखा सकते हैं, उसमें से जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है वो उस कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन सारी की सारी नहीं कर सकता। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। एग्जाम्पल अगर देखें तो चलिए ओजोन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने ओजोन मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से पढ़ के रखा था, बराबर है।
क्या मैं ओजोन मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। ओजोन मॉलिक्यूल को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है, ये सॉरी बॉन्ड लेंथ है, ये 148 पिकोमीटर की होती है एंड डबल बॉन्ड जो होता है ये होता है 121 पिकोमीटर का होता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। अब देखिए ये भी ओजोन है, ये भी ओजोन है, ये हो जाता है 121 पिकोमीटर, ये रहेगा 148 पिकोमीटर। लेकिन ओजोन की पूरी प्रॉपर्टी ना तो ये अकेला एक्सप्लेन कर सकता है ना ही ये, मतलब ये दोनों मिलकर एक्सप्लेन करेंगे। एंड देयरफॉर हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा सकते हैं जिसमें एक चीज साबित करके दिखेंगे कि ओजोन का जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे दिखेगा, क्योंकि ओजोन में जो बॉन्ड एंगल्स सॉरी बॉन्ड लेंस होते हैं, ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड लेंस होते हैं ये दोनों बॉन्ड लेंस इक्वल होते हैं एंड ये होते हैं 128 पिकोमीटर की। देखिए तो ऐसा क्यों? अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ओजोन की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। ये हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी करे, ये बाकी बची हुई प्रॉपर्टी करे, लेकिन ये पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है। तो सर इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड एक चीज याद रखिए गाइस, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सर 1 और 2 को क्या कहेंगे? तो 1 और 2 को हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। तो रेजोनेंस हम लोग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए भी दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लिख के रखा है, यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं होता है ऐसा आप लोगों को लगता है, बराबर है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एक पॉसिबिलिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें सबसे स्टेबल होता है ये। क्यों होता है इसका रीज़न हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जहाँ पे बहुत दिनों तक हमें रेजोनेंस करना पड़ेगा। मीन्स बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस का सहारा लेना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और ये मोस्ट स्टेबल होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है? 4। इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस स्ट्रक्चर को देखिए ये उसका उल्टा है, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड दिखा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए और ये क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लोग देते हैं बेंजीन C6H6। आप लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है? आप लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ा होगा कभी, बराबर है? अगर मैंने इसे ऐसे लिखा तो क्या आप लोग इसे रॉन्ग कहेंगे? नहीं, ये भी तो बेंजीन ही है। तो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 ये दोनों क्या हो गए? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो सर बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर हम कैसे दिखा सकते हैं? तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखा सकते हैं और बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं। इसे हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर बात करें तो मैंने आपको ये बताया कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, बराबर है? तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में एनर्जी का डिफरेंस होता है। उस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। देखिए रेजोनेंस एनर्जी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख के रखिए, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दैट ऑफ मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों में से जो स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी, उसका एंड रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी डिफरेंस जो रहेगा उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? रेजोनेंस एनर्जी मान लेते हैं। गाइस रेजोनेंस को हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बार अप्लाई करके देखना पड़ता है। इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स एंड इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे।